डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय हमारी क्लास कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में चल रही है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन कर चुके हैं। इस समय हम लोग चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का अध्ययन करना प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। जिसके पहले पार्ट में हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ, भारत में राष्ट्रवाद के प्रारंभ के क्या कारण थे। ये प्रश्न आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरे दिन हमने सत्याग्रह के बारे में सीखा कि सत्याग्रह क्या है, और ठीक उसी टाइम हमने सीखा था कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख सत्याग्रह कौन कौन से थे। और मैंने आपसे उसी टाइम कहा था कि हम लोग अगली वीडियो में गांधी जी के द्वारा चलाए गए इन सत्याग्रहों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अपने कहे मुताबिक मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। नाम है चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 17 अप्रैल 1917। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन। इसी दिन से भारत की दिशा दशा बदल गई और भारत के लोग आंदोलन तेजी से करने लगे। किसके लिए? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 2 आंदोलन पढ़ेंगे गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए थे। एक तो पहला चंपारण सत्याग्रह, और जो दूसरे नंबर पे आता है अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो चलिए क्रम से हम शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, हम लोग कहानी शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह की कहानी कैसे शुरू होती है, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले तो आप इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लीजिए कि ये कैसे शुरू हुआ था। तो चूंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपड़े तो बनने लगे थे मशीनों के द्वारा, और कपड़ों में अलग अलग प्रकार की रंगत लाने के लिए रंगों की जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए नील, जो प्राकृतिक रूप से खेतों में उगाया जाता था, उसको रंग के रूप में कपड़ों को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत से नील की खेती के द्वारा प्राप्त नील को अपने देशों में भेजना प्रारंभ किया। और चूंकि जब समय के साथ अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना प्रारंभ किया तो वो किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डालने लगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले तो वो प्रेम से करते थे चूंकि पहले व्यापारी थे, लेकिन जब उन्होंने भारत पर कब्जा करना शुरू किया तो किसानों पर वो दबाव डालने लगे कि आप नील की खेती करो। तो ऐसा ही एक दबाव उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों के ऊपर डाल दिया था। और उन्होंने क्या कहा कि आपको अपने खेत के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको अपने खेत के 3/20वें भाग पर, चूंकि 20 कट्ठा, अभी आप कट्ठा या बेस्वा ये नाम सुना होगा आपने, 20 कट्ठा बराबर होता था 1 बीघा। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता था, जिसमें इन्होंने कहा कि आपको 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। ये किन्होंने कहा? अंग्रेजों ने कहा किसानों से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा, कहीं कहीं पर इसे बिस्वा भी बोला जाता है, बिस्वा, ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से क्या बन गया? 20 में से 3, तो ये क्या भाग बन गया जी? 3/20वां भाग। तो इस प्रकार से तो उन्होंने कहा
कि आपको 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से आप 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करेंगे और वो नील आप हमें ही बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेंगे। ये किसने कहा? अंग्रेजों ने किसानों से कहा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3/20वें भाग पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे खरीदते कौन थे? अंग्रेज ही खरीदते थे, कोई और नहीं खरीदता था। और वो मनमाने दामों पर खरीदते थे, किसानों को ज़्यादा पैसा नहीं देते थे, बहुत कम पैसा देते थे, जिससे किसान इस खेती को करना नहीं चाहते थे। अब फिर भी तो मान लीजिए उस समय उनको कुछ पैसा मिल रहा था, ये ठीक था। किसान खेती नहीं करना चाहते थे। अभी ध्यान से सुनिएगा इसको आप। अब देखिए ये जो 3/20वां भाग है, यहाँ पे कहा गया 3 कट्ठा, तो इसको एक विशेष नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? 3 कठिया पद्धति। ध्यान दीजिएगा, 3 कठिया पद्धति भी इसे ही कहते थे। ये भी सवाल बन सकता है, याद रखे रहिएगा अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में है तो। अब देखिए 3 कठिया पद्धति, क्योंकि 3 कट्ठे पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य था। अब हुआ क्या, जैसे जैसे 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत तक, या हम कहें 20वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई, तो जो रासायनिक रंग थे उनकी खोज ने नील को बाजार से बाहर कर दिया। क्योंकि रासायनिक रंग अर्थात रासायनिक विधि से रंग का निर्माण किया जाने लगा था वैज्ञानिक खोजों के द्वारा। तो अब इस प्राकृतिक नील की मांग धीरे धीरे कम हो गई। तो अब जब अंग्रेजों को अपने देश में ही रासायनिक पद्धति से भिन्न भिन्न प्रकार के रंग मिलने लगे, तो उन्होंने नील भारत से ले जाना बंद कर दिया। अब चूंकि भारत के किसान भी यही चाहते थे कि किसी भी प्रकार से हम लोग नील की खेती करना बंद कर दें, तो अब यूरोपियों ने नील की खेती तो बंद कर दी, लेकिन जो यूरोपीय थे वो सीधे तौर पर तो किसानों से जुड़े नहीं थे। उन्होंने किसानों से लगान लेने के लिए प्रत्येक गांव में जमींदार नियुक्त कर रखे थे। जमींदार। अब जब नील की खेती बंद हो गई तो जमींदारों की आय का लगभग स्रोत बंद होने लगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा किसानों से कि अगर आप इस नील की खेती के अनुबंध से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको शहरवेशी जो एक बढ़ा हुआ लगान था ये देना होगा, और तावान अर्थात एक मुश्त मुआवजा देना होगा। ये एक प्रकार के कर थे जिनके नाम दिए गए हैं शहरवेशी और तावान, ये ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको ये देना होगा। अब किसान इसके विरोध में विद्रोह कर बैठे कि हम लोग ये लगान क्यों दें, जब नील की खेती, जब हमारा नील बिकेगा नहीं तो हम आपको लगान क्यों दें। तो इसके कारण मालिकों ने किसानों पर शोषण करना प्रारंभ किया, किसानों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। तो अब देखिए यहां से कहानी शुरू होती है चंपारण सत्याग्रह की। तो अब ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब तक तो क्या निकला कि नील की खेती कैसे होती थी, कितने भाग पर होती थी और किस प्रकार किसानों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया। तो अब यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में एक महत्वपूर्ण नाम आता है राजकुमार शुक्ला जी का। चंपारण सत्याग्रह में एक महत्वपूर्ण नाम है राजकुमार शुक्ला जी का, जो शायद अगर नहीं होता तो आज चंपारण सत्याग्रह हम लोग नहीं पढ़ रहे होते। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह अगर हुआ तो किसके कारण से हुआ? राजकुमार शुक्ल के माध्यम से ही हुआ। ये ध्यान दीजिए, अगर ये राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति नहीं होते तो संभवतः चंपारण सत्याग्रह इतिहास में नहीं हो पाता। गांधी जी ने इसे अपनी आत्मकथा जो सत्य के प्रयोग नाम से इन्होंने लिखी थी उसमें बखूबी इस बात को बताया है। गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं राजकुमार शुक्ला से मिलने से पहले इस चंपारण के बारे में तो जानता ही नहीं था। सोचिए, गांधी जी जैसा व्यक्ति उस समय चंपारण के बारे में जानता नहीं था, और इन्होंने क्या कहा अपनी आत्मकथा में कि मैं उस समय तक तो ये भी नहीं जानता हूं कि नील जैसा कोई पदार्थ और उसकी खेती भी होती है। क्योंकि गांधी जी भी पहले रंग बिरंगे रूप में रहना पसंद करते थे। गांधी जी भी पहले कोट पैंट पहनते थे। अभी आप ध्यान से देखते जाइए, अभी कहानी सुनते जाइए, अभी पता लगेगा आपको।
तो गांधी जी ने कहा अपनी आत्मकथा में कि मैं तो चंपारण नामक जगह को नहीं जानता था और ये भी नहीं जानता था कि नील की कोई खेती होती है और नील की खेती से नील बनाने के लिए किसानों को इतना ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है। शायद अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो मैं आज चंपारण नहीं जा पाता। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा है, ये कोई कही कहाई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब हुआ क्या, यहाँ से पृष्ठभूमि कैसे पैदा होती है। क्योंकि जो राजकुमार शुक्ला थे ये चंपारण से ही थे और एक मध्यम वर्गीय किसान थे। ध्यान दीजिएगा, राजकुमार शुक्ल मध्यम वर्गीय किसान थे और ये भी इस तिनकठिया पद्धति के विरोध में थे और जो जमींदार थे उनका ये विरोध करते थे। इस प्रकार इन्होंने गांधी जी के बारे में सुना था। गांधी जी के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि गांधी जी भारत कब आए थे। गांधी जी कब भारत आए थे, गांधी जी के बारे में आपको पता होगा। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आए थे। तो ये गांधी जी के बारे में जान चुके थे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था जो सफल रहा था। तो इसी कारण से ये आए गांधी जी से मिलने के लिए। कौन, राजकुमार शुक्ला। कब आए, 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था वहां पर। ध्यान दीजिएगा, 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति गांधी जी से मिलने के लिए आता है और उनसे कहता है कि आप एक बार चंपारण चले चलिए, वहां पर नील की खेती को लेकर किसानों पर अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी ने उस समय क्या कहा, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चलिए आप मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, मैं वहां पर नहीं आ सकता हूं। राजकुमार शुक्ला भी एक जिद्दी व्यक्ति थे। इन्होंने कहा बस आप एक दिन चल के वहां की समस्या देख लीजिए, मैं आपसे केवल एक दिन मांग रहा हूं। तो गांधी जी ने उस समय टाल मटोल कर दिया। अब वहां से जब लखनऊ, ये कांग्रेस का अधिवेशन में लखनऊ में संपन्न हो चुका था, तो गांधी जी कहां पहुंच गए, कानपुर। ध्यान दीजिएगा, कानपुर पहुंचे। तो ये राजकुमार शुक्ला जो थे इनके पीछे पीछे कानपुर भी पहुंच लिए। सुनते जाइए कहानी ध्यान से। कानपुर भी पहुंच लिया और वहां फिर से कहा कि कानपुर से तो चंपारण नजदीक है, एक दिन के लिए चले चलिए कानपुर में। तो गांधी जी ने क्या कहा कि चलिए मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपने अगले दौरे में चंपारण को भी शामिल कर लूंगा। तो कहे भाई ठीक है चलिए। अब गांधी जी यहां से चले आते हैं अपने आश्रम, कहां पर, साबरमती में। अब ये व्यक्ति साबरमती भी आ जाता है और वहां पर कहता है कि अब चलिए आप चंपारण। तो गांधी जी कहते हैं कि अभी मुझे कलकत्ता जाना है। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी क्या कहते हैं कि अभी मुझे कलकत्ता जाना है और आप चलिए वहीं से मैं आपको आप चलिए वहीं से मैं आपके साथ चंपारण चला चलूंगा। तो अब क्या हुआ, जब गांधी जी 7 अप्रैल को कलकत्ता के लिए निकलते हैं तो वहां पहुंचने के बाद गांधी जी देखते क्या हैं कि गांधी जी के पहुंचने से पहले ही ये व्यक्ति कोलकाता में अपना डेरा जमा चुका था। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के पहुंचने से पहले ही राजकुमार शुक्ल कोलकाता पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनते जाइए, गांधी जी से ज्यादा योगदान राजकुमार शुक्ला का था चंपारण सत्याग्रह में। फेमस तो गांधी जी के कारण ही हुआ, लेकिन अगर शायद ये नहीं होते तो चंपारण सत्याग्रह नहीं हुआ होता। तो ये कोलकाता में पहले ही पहुंच चुके थे। अब गांधी जी को लगा कि इसके साथ चलना चाहिए, बंदे में कुछ दम है। तो गांधी जी ने कहा चलिए भाई ठीक है मैं चलता हूं। अब ये दोनों लोग 10 अप्रैल को चंपारण के लिए निकल लिए और वहां से ये पटना होते हुए चंपारण पहुंचे। तो चूंकि चंपारण में स्थिति पहले ही बिगड़ चुकी थी, इसलिए जो चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट थे W.B. हैकॉक, इन्होंने गांधी जी को कहा कि आप चंपारण न आइएगा, या गांधी जी को कहा कि आप चंपारण नहीं आएंगे, मैं आपको चंपारण आने से मना करता हूं। लेकिन गांधी जी ने इनके आदेश को न मानते हुए चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम 15 अप्रैल को रखा था। ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम इन्होंने रखा था। अब क्या हुआ, गांधी जी जब यहाँ पे पहुंचे तो किसानों की दिशा दशा देखकर गांधी जी व्याकुल हो उठे और उन्हें लगा कि मैं जितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूं,
ये किसान तो उसकी अपेक्षा बहुत गरीब हैं। और यहीं से गांधी जी प्रेरित होकर क्या अपना कोट पैंट त्याग कर उन्होंने निर्णय लिया कि आज से मैं भी किसानों की तरह भी केवल एक धोती में ही रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने क्या कहा, आज से मैं भी किसानों की तरह केवल एक धोती में ही रहूंगा। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था, कहाँ, चंपारण पहुंचने के बाद। अब सोचिए, जो व्यक्ति चंपारण जानता तक नहीं था, चंपारण जाना नहीं चाहता था, चंपारण जाने के बाद उसके अंदर क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि वह कोट पैंट से सीधे सीधे धोती पर आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये है गांधी जी। गांधी जी जैसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। अब देखिए, जब ये पहुंचे तो इन्होंने कहा किससे, अंग्रेजों से, कि आप लोग नील की खेती बंद करवाइए और जो आप ये 3 कठिया पद्धति का लगान वसूलना जारी रखे हैं आप इसको बंद कीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ अनशन कर दूंगा। यहीं से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अब यहाँ पे गांधी जी का सहयोग किसने किया था, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, आप इन नामों को लिख लीजिएगा, जैसे बृज किशोर, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी आदि। इनके साथ ये गांवों का दौरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। जी देखते हैं कि किसानों की दशा बहुत दयनीय है। तब गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया और 17 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। कब, 17 अप्रैल 1917, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन। इस दिन गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू कर दिया। यह गांधी जी के द्वारा भारत में आजमाया गया पहला सत्याग्रह था जो कि सफल रहा था। अब क्या हुआ, जब इन्होंने गांवों का दौरा करना शुरू किया तब अंग्रेजों को लगने लगा कि ये आंदोलन विकराल रूप धारण कर लेगा। और गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह के बारे में लोगों को बताया भी था कि आप लोग को अहिंसात्मक व्यवहार करना है, अंग्रेज कुछ भी करें हमें हिंसा नहीं करनी है। गांधी जी ने लोगों को यही सिखाया था। अब गांधी जी ने क्या कहा कि आप लोग पहले जो 3 कठिया पद्धति का लगान है उसे वसूलना बंद कीजिए। तो हुआ क्या, जब गांधी जी गांवों का दौरा करने के लिए चल दिए तो बिहार के जो डिप्टी गवर्नर थे, कौन, एडवर्ड गेट, इन्होंने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और गांधी जी ने कहा कि आप लोग इसको जो कर ले रहे हैं उसको लगाना बंद कीजिए और जो आपने जमींदार अर्थात मालिक फिट कर रखे हैं आप उनके द्वारा लिए गए लगानों को भी किसानों को वापस करवाइए। तो जो एडवर्ड गेट थे इन्होंने गांधी जी की सदस्यता वाली एक समिति का निर्माण किया, चंपारण एग्रेरियन समिति। इसका गठन किया गया जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया और इस समिति के सुझाव पर चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1917 बनाया गया और 3 कठिया पद्धति को बकायदा समाप्त कर दिया गया। और जो बागान मालिकों ने किसानों से अवैध वसूली की थी उसका 25% भी किसानों को वापस कर दिया गया। इस प्रकार से गांधी जी का ये पहला सफल सत्याग्रह था जो भारत में उनके द्वारा चलाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह गांधी जी के पहुंचने के बाद शुरू हुआ था, लेकिन सत्याग्रह की पूरी पटकथा लिखी किसने, राजकुमार शुक्ल नामक एक मध्यम वर्गीय किसान ने लिखी। लेकिन शायद ही आज आप लोग राजकुमार शुक्ल का नाम जानते होंगे, कईयों ने तो आज पहली बार राजकुमार शुक्ल का नाम सुना होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इतिहास में राजकुमार शुक्ला को भी वैसा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए था जैसा अन्य क्रांतिकारियों को दिया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि राजकुमार शुक्ला को वैसा स्थान नहीं मिला। हम लोग केवल इन्हें बस चंपारण सत्याग्रह में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप चंपारण सत्याग्रह जल्दी में पढ़ेंगे तो राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति आपको दिखेगा ही नहीं। अगर आप विस्तार से, जैसा कि मैंने आज आपको कहानी सुनाई, अगर इस कहानी को आप सुनेंगे तो एक बार तो आपको कहानी पूरी याद हो जाएगी और राजकुमार शुक्ला का महत्व आपको पता चल जाएगा, जिसके कारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल हो पाया।
नहीं तो शायद भारतीय लोगों में ऐसा जोश और जुनून कभी नहीं आता और आगे पता नहीं कब अगला सत्याग्रह शुरू हो पाता। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब गांधी जी का सत्याग्रह सफल हो गया तो इनके सत्याग्रह की सफलता से अभिभूत होकर किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और कब दी थी, चंपारण सत्याग्रह के बाद 1917 में दी थी। तो ये हो गई आपके चंपारण सत्याग्रह की पूरी पटकथा। और इसमें हमने सीखा कि तिनकठिया पद्धति क्या थी, इसे कैसे समाप्त किया गया, इसमें क्या होता था, किस प्रकार से नील की खेती होती थी, कैसे वो बंद हुई। तो आप सब ने आज इसमें पूरे विस्तार पूर्वक इसको समझ लिया। तो चलिए इसमें बस इतना ही। हम लोग शुरू करते हैं गांधी जी के द्वारा चलाया गया अगला सत्याग्रह। क्या है दूसरा सत्याग्रह गांधी जी का, क्या था, क्या नाम था गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह का, अहमदाबाद मिल हड़ताल। कब हुई थी जी, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब, 15 मार्च 1918। ध्यान दीजिएगा। अब ये पटकथा कैसे शुरू होती है तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि जो मजदूर थे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे पहले किसानों की हड़ताल थी, अब ये मजदूरों की हड़ताल है, मजदूरों की हड़ताल, सूती कपड़ा मिल के मजदूरों की हड़ताल है ये। अब ये हुई क्यों, इसका कारण क्या था, क्योंकि मिल में जो मजदूर काम करते थे उन्हें प्लेग होने के बाद, चूंकि उस समय प्लेग लगभग हर समय फैल जाता था, तो 1917 में जब प्लेग फैला था तब मिल मालिकों ने बोनस देने की घोषणा की थी। ध्यान दीजिएगा, 1917 में जो प्लेग फैला उसके बाद मिल मालिकों ने बोनस देने की घोषणा की थी, जिससे किसान खुश हो लिए थे, सॉरी किसान नहीं, मजदूर खुश हो लिए थे। लेकिन 1918 में मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी कि अब हम लोग बोनस नहीं दे पाएंगे, जिससे किसान हड़ताल पर चले गए और किसानों ने 21 दिन की हड़ताल शुरू कर दी। 21 दिन की हड़ताल। तो हड़ताल क्या थी, अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या थी, अहमदाबाद मिल हड़ताल सूती कपड़े की मिल में किसानों के द्वारा चलाया गया 21 दिन का हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। ये कब हुआ था, 15 मार्च 1918 में, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, इसके बाद होता क्या है, किसानों ने जब हड़ताल कर दी तो गांधी जी उस समय तक चंपारण में अपना सत्याग्रह सफल कर चुके थे और यहाँ से गांधी जी आ जाते हैं पुनः अहमदाबाद, और अहमदाबाद में ये मिल मजदूरों से मिलने के लिए जाते हैं, मिल मजदूरों से मिलने के लिए जाते हैं और मजदूरों की बात से प्रेरित होकर गांधी जी भी इनके साथ हड़ताल में शामिल हो गए। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी भी इनके साथ हड़ताल में शामिल हो गए और उन्होंने 35% बोनस की मांग की। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हड़ताल शुरू हुई थी उसमें मजदूर जो थे 50% बोनस की मांग कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, 50% बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने 35% बोनस की मांग करने को कहा और मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, भूख हड़ताल, गांधी जी के द्वारा पहला भूख हड़ताल यही था, गांधी जी का पहला भूख हड़ताल। इससे पहले गांधी जी का पहला सत्याग्रह, यहाँ पर गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कब, अहमदाबाद मिल हड़ताल में था। अब हड़ताल को देखते हुए मिल मालिकों ने सोचा कि किसानों के हाथ में टॉफी पकड़ा दें, वो खुश हो जाएंगे, और मिल मालिकों ने किसानों को 20% भत्ता देने का निर्णय लिया। अब यहाँ से तो मामला और गर्म हो गया, क्योंकि जब आपने 20% दे दिया तो किसानों को लगा कि अगर हम और हड़ताल करें तो यह भत्ता बढ़ सकता है। तो हुआ क्या, इससे किसानों में उत्साह बढ़ गया और चूंकि गांधी जी भी उनके समर्थन में थे इसलिए आंदोलन अधिक सक्रिय रूप लेने लगा। और आंदोलन जब अधिक सक्रिय रूप लेने लगा तो
किसको? मिल मालिकों को लगा कि गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन से सफल होकर आए हैं और यहां से ये हटने वाले नहीं हैं, अतः हम लोग को कोई ठोस कदम उठाना होगा। अब मालिकों ने मजदूरों और गांधी जी को बुलाया और एक समझौता किया। समझौते के द्वारा मामला जो था एक ट्रिब्यूनल माने एक समिति जिसने इसकी जांच करने के लिए बनाया गया था, उसको पूरा मामला सौंप दिया गया और ट्रिब्यूनल ने पूरे मामलों का अध्ययन किया और मजदूरों के समर्थन में उसने 35% भत्ता देने की बात कही, जितना गांधी जी ने उनसे कहा था। और क्या हुआ? इससे हड़ताल समाप्त हो गई। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह था जो भी अहिंसात्मक रूप से संपन्न हुआ था। और यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल भी की थी। तो गांधी जी ने पहला अनशन कब किया था? 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान। ये प्रकार से आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह गांधी जी का दूसरा सफल आंदोलन था। कहाँ पर? भारत में। पहला सफल आंदोलन कौन? चंपारण सत्याग्रह। दूसरा सफल आंदोलन कौन? अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार अनशन भी किया था, जिसे हम लोग भूख हड़ताल के नाम से जानते हैं। यह आज भी एक बहुत प्रभावी हथियार है सरकार का विरोध करने का और सरकार को झुकाने का। ये ध्यान दीजिएगा। जो कब शुरू हुई? भारत में 1918 में शुरू हुई। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने गांधी जी के द्वारा चलाए गए 2 सफल और महत्वपूर्ण सत्याग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को आंदोलन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं और इसमें जो नए शब्द आते हैं आप उन पे भी कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा और अगर कमेंट बॉक्स में संभव नहीं हुआ तो मैं अगली वीडियो में आपका आंसर अवश्य प्रदान करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में पुनः हम लोग अगले 2 आंदोलनों को लेके आएंगे जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। इस प्रकार हम लोग गांधी जी के द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आपके जितने भी मित्र हैं आप उनसे शेयर करिए और गांधी जी और राजकुमार शुक्ल के बारे में जानने का उन्हें भी एक मौका अवश्य दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। और आपके कॉलेज खुल गए हैं तो स्कूल जाइए, लेकिन पूरे सेफ्टी के साथ जाइए, क्योंकि अभी वायरस है, केवल लॉकडाउन हटा है, वायरस नहीं हटा है, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में।